हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 85 है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है 10 जनवरी को आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का, वो लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। बहुत ही बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके की। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 85 तक आप एज अ रिवीजन इस टेस्ट सीरीज को वॉच करके जाएंगे तो इसका निश्चित ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ चैनल पे जो अन्य टेस्ट सीरीज आ रही है, जैसे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ हमारी जीके की टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज है, और साथ ही रीजनिंग के जो टॉपिक हैं डिस्क्रिप्टिव सेशन, उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जीके पार्ट 85। बहुत अच्छे उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, किस ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है? तो कौन सा ग्रंथ है दिए गए विकल्पों में से जिसमें अजय पाल को महात्मा बोला गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा शब्द से संबोधित किया गया है। देखिए, अजय पाल बहुत ही प्रतापी राजा रहा अपने समय का। इसने गढ़वाल का एकीकरण भी किया। बहुत से नाम इसको दिए जाते हैं। गढ़वाल का अशोक भी इसी को कहा जाता है। और साथ ही देखिए, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी इसने लास्ट में, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा, इसलिए इसको गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दान धर्म और अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त हो गया था। इसी कारण इसको महात्मा शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो आपको याद रखना है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल में महात्मा, और साथ ही बहुत से अन्य नाम हैं हमारे अजय पाल जी के, जिनका उल्लेख हमको सांवरी ग्रंथों और अन्य संबंधित तथ्यों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, डोबरा चांठी पुल किसको जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिसेंट करंट का क्वेश्चन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हाल में ही उद्घाटन हुआ था इस पुल का, डोबरा चांठी पुल का। देखिए, डोबरा चांठी पुल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको बता दूं। ये जो पुल है ये 440 मीटर का है। अगर इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 440 मीटर की है। और ये पुल जोड़ता है टिहरी को प्रतापनगर से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर पुल है ये। ठीक है, सिंगल, डबल लेन नहीं है, सिंगल लेन मोटर पुल है। भारत का सस्पेंशन ब्रिज है, ध्यान रखेंगे। और 440 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। किसको जोड़ता है? टिहरी को प्रतापनगर से। हाल में ही सुर्खियों में था, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में, जो करंट के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं जो। अगला देखिए, जय भारत जय उत्तराखंड तथा भड़े भंडारी माधोसिया आदि नाटकों का लेखन किसने किया है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है कौन सा राइटर है जिसने लिखा है जय भारत जय उत्तराखंड और भड़े भंडारी माधोसिया। देखिए, जो भड़े शब्द होता है, भड़े शब्द का अर्थ होता है हमारा वीर। ठीक है, भड़े शब्द का अर्थ क्या होता है? वीर। वीरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द, भड़े शब्द। और इन सभी रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो है राजेंद्र धस्माना जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राजेंद्र धस्माना। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? तो यहाँ पे मरणोपरांत पूछा गया है। विक्टोरिया क्रॉस, देखिए, जैसे आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, भारत में सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान है या अलंकरण है वो परमवीर चक्र है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाता था, जिसको विक्टोरिया क्रॉस भी कहते हैं। विक्टोरिया वीसी साहब भी आपने सुना होगा ना। तो उत्तराखंड राज्य से अगर मैं बोलूँ पहला व्यक्ति कौन है जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला, फिर तो हमारा आंसर हो जाएगा दरबान सिंह नेगी। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको मरणोपरांत, तो मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला उत्तराखंडी कौन हो जाएगा? गबर सिंह नेगी। क्वेश्चन को समझें, एग्जाम देने जब भी आप जाते हैं मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, तब जाके कोई भी उत्तर क्लिक कीजिए। बहुत बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और जल्दी आंसर कर देते हैं, और बाद में घर आके देखते हैं यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था और मैंने इसको गलत कर दिया। बहुत से लोगों के साथ होता है, खासकर उन क्वेश्चनों में होता है जो बहुत ही ईजी होते हैं। हार्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते क्योंकि उसको ध्यान से पढ़ता है एस्पिरेंट, लेकिन जो हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं कैंडिडेट क्या करते हैं, उन्हीं को जल्दी में पढ़ते हुए गलत कर देते हैं आंसर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड राज्य से पहला विक्टोरिया क्रॉस सम्मान किसे मिला, तो दरबान सिंह नेगी। लेकिन मरणोपरांत पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला व्यक्ति कौन था, तो गबर सिंह नेगी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। दोनों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, पौड़ी गढ़वाल को देवप्रयाग से कब जोड़ा गया? तो पौड़ी गढ़वाल और देवप्रयाग को किस वर्ष से जोड़ा गया? पुल मतलब कब बना था? देखिए, आपको पता होगा मित्रों, हमारा गोमुख से निकलती है भागीरथी और सतोपंत से निकलती है अलकनंदा, और इन दोनों नदियों का संगम होता है हमारे अंतिम प्रयाग देवप्रयाग में।
ऊपर से नीचे की दृष्टि में हम देखें तो अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग से ही गंगा नाम अस्तित्व में आता है ये। तो देवप्रयाग जो हमारा प्लेस है ये टिहरी गढ़वाल में है। हालांकि ये टिहरी गढ़वाल में है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में है, बिल्कुल किसके, पौड़ी के। देवप्रयाग हमारा टिहरी गढ़वाल में, लेकिन जस्ट ये बॉर्डर बनाता है किससे, पौड़ी गढ़वाल से। और यहीं पर देवप्रयाग में टिहरी और पौड़ी के मध्य पुल है जो बनाया गया था 2001 में, यानी कि पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था 2001 में। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभव में सोनप्रयाग किसे कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोनप्रयाग किसे, माफ कीजिएगा, कुमार संभव में सोनप्रयाग को क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन में यह बताना है कि सोनप्रयाग का नाम कुमार संभव में क्या दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमार संभव में सोनप्रयाग को स्वर्णप्रयाग कहा गया, याद रखना आपने। ठीक है, अब बात की जाए जो हमारे सोनप्रयाग है, तो सोनप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, सोनप्रयाग हमारा मित्रों यहाँ पर मंदरांचल श्रेणी या पर्वत श्रेणी, मंदरांचल पर्वत श्रेणी के पाद में हमारे चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी ताल भी है, यहाँ से निकलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, और मंदाकिनी के साथ सोनप्रयाग में जो संगम बनाती नदी वो है वासुकी गंगा या सोन गंगा, इसको कहा जाता है वासुकी गंगा या सोन गंगा। तो इधर से आती है वासुकी गंगा सोन गंगा, यहाँ से आते हैं मंदाकिनी, और इन दोनों का संगम जहाँ पे होता है वो होता है सोनप्रयाग में। ठीक है, और इसी सोनप्रयाग को स्वर्णप्रयाग बोला गया कुमार संभव में। चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुमार संभव के राइटर कौन है, बताइए मुझे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, यानी कि राज्य जब हमारा बना था 9 नवंबर 2000 को, तो उच्च न्यायालय भी हमारा 9 नवंबर 2000 ही सही होगा। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय था कब स्थापित हुआ था, हाईकोर्ट, तो 9 नवंबर 2000 को ही हाईकोर्ट स्थापित हुआ था। और पहले जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति बने थे वो कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अशोक अभेंद्र देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, धरातलीय विषमता एवं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर समस्त हिमालय राज्य उत्तराखंड को कितने भौतिक भागों में विभक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारी धरातलीय विषमताएं हैं और इसके साथ साथ निर्माण प्रक्रिया है, यानी कि पूरा हमारा पूछ लिया गया कि जो भौतिक प्रदेश हैं उत्तराखंड के उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 भागों में। देखिए हमारे भूगोलवेत्ता हैं डॉक्टर H.C. खरकवाल जी। ठीक है, H.C. खरकवाल का भी क्वेश्चन बन सकता है। H.C. खरकवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, भूगोल शास्त्री बोल सकते हैं। तो H.C. खरकवाल बोलते हैं कि हमारा धरातलीय विषमता और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम उत्तराखंड या हिमालयी राज्य उत्तराखंड को 5 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से भौतिक भाग हैं इनको भी थोड़ा जान लीजिए आप। पहला है हमारा कौन सा, पहला हमारा हो जाता है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पहला है मैदानी क्षेत्र। इसके बाद हमारा तराई भाबर क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हमारा, पहला हमारा मैदानी क्षेत्र, दूसरा हमारा तराई भाबर क्षेत्र। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र। तीसरा हमारा बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसके बाद हमारा मध्य हिमालय। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो ग्रेट हिमालय आता है या उच्च हिमालय भी हम इसको बोलते हैं क्षेत्र। ठीक है, तो इतने भागों में बांटा गया हमारा H.C. खरकवाल के द्वारा, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, मैदानी क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र, बाह्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय या हिमांचल क्षेत्र, और 5वां जो है महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, महान हिमालय, उच्च हिमालय, महान हिमालय बोल सकते हैं। तो इन 5 भागों में हमारा भौगोलिक या भौतिक भागों में बांटा किसने? H.C. खरकवाल जी ने। अगर जलवायु के आधार पर क्वेश्चन बनता है तो जलवायु के आधार पर 6 भागों में। ठीक है, ऊंचाई और ऊंचाई के आधार पर जो जलवायु विभाजन है ना, वो हमारे H.C. खरकवाल जी ने 6 भागों में किया हुआ है। ठीक है, उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, एल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु और शीत और शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के भूगोल वाले सेक्शन में। चैनल की प्लेलिस्ट में बनी है एक उत्तराखंड का भूगोल, वहाँ पे मैंने बहुत से टॉपिक करवाए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साल वृक्ष किस वन कटिबंध का प्रमुख वृक्ष है? तो जो साल का वृक्ष होता है इनमें से कौन से कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है वो? अच्छा क्वेश्चन है भी भूगोल का। आज भूगोल के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो साल का जो वृक्ष है ये उपोष्ण वन का उदाहरण है। ठीक है, उपोष्ण वन का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है,
यानी कि जो उपोष्ण वन होते हैं वहाँ पर साल बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि प्रमुख वृक्ष है उपोष्ण वन का साल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र ये स्थापित किया था मोहन उप्रेती जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मोहन उप्रेती जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर बताना है आपने टिहरी को क्या कहा जाता था पहले के टाइम पे। वैसे तो टिहरी के बहुत से नाम हैं, ठीक है। पुरानी टिहरी को गणेश प्रयाग कहा जाता था, टिहरी को हमारा त्रिहरी भी कहा जाता था, त्रिहरी इसी क्षेत्र का नाम था, ठीक है। बहुत से नाम, सुदर्शन क्षेत्र भी इसी को कहा जाता था, बहुत से अन्य नाम भी दिए जाते हैं ना, पौराणिक नाम भी हैं टिहरी के। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पूछा, जो विकल्प है इनके आधार पर बताइए कौन सा नाम था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है धुनार बस्ती भी कहा जाता था टिहरी को। टिहरी गढ़वाल को पुराने समय में धुनार बस्ती भी कहा जाता था, ठीक है। अब टिहरी की लोकेशन को थोड़ा देखते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं भागीरथी नदी आई और यहाँ से आई भिलंगना नदी। तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर था पुराना टिहरी, जो कि जलमग्न हो चुका है आज की डेट में। कहाँ पे? टिहरी डैम के अंदर, ठीक है। और भागीरथी, भिलंगना, बहुत सी किताबों में एक तीसरी नदी और थी घृतगंगा। तो इन तीन नदियों के संगम पर था हमारा गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग के आसपास के क्षेत्र को ही पुराना टिहरी कहा जाता था। और इस पुराने टिहरी को या टिहरी को राजधानी बनाने वाला जो शासक था उसका नाम था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह उत्तरवर्ती पंवार शासक था जिसने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी 28 दिसंबर 1815। इसको याद रख लें, 28 दिसंबर 1815 को राजधानी बनाई टिहरी सुदर्शन शाह ने, ठीक है। तो धुनार बस्ती भी इसी का नाम है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रा है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए कौन सा हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का दर्रा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा। देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित जो दर्रे हैं मुख्यतः वो है लिपुलेख, माणा दर्रा, नीति दर्रा, चोर होती, सलसला, किंगरी बिंगरी, दारमा, ये सभी हमारे ट्रांस हिमालयी यानी कि टिबियान जो क्षेत्र होता है ना वहाँ पर स्थित है। अब ये कौन सा क्षेत्र है भैया? ट्रांस हिमालयी। तो ट्रांस हिमालय जो है हमारा महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। और ट्रांस हिमालय की मैं बात करूँ तो कुछ भाग इसका भारत में है, कुछ भाग इसका तिब्बत में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है जैक्सर पर्वत श्रेणी। जैक्सर पर्वत श्रेणी, जब भी हम एक वर्ड यूज करते हैं ना जैक्सर, तो जैक्सर पर्वत श्रेणी यही है हमारी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं यहाँ पे उनको जैक्सर पर्वत श्रेणी कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा इसी में स्थित है। लास्पा जोड़ता है हमारा, लास्पा जो है मध्य हिमालय लघु हिमालय का दर्रा है जो कि पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ता है। ट्रेल पास हमारा पिथौरागढ़ बागेश्वर को जोड़ता है। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? तो दिव्य सरोवर जो हमारी छोटी सी ताल है वो हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, हरिद्वार में स्थित है दिव्य सरोवर। नेक्स्ट देखिए, राज्य में किस ऋतु को चौमास भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चौमास नाम से संबोधित किया जाता है राज्य में किसको? वर्षा ऋतु को, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, वर्षा ऋतु को चौमास या चौमासा भी कहा जाता है, चौमासा, ठीक है। इसके साथ साथ वर्षा ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में बसक्याल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो बसक्याल भी हमारा वर्षा ऋतु को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है देखिए, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड उत्तराखंड के किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये गाड़ोदिया होना चाहिए, ठीक है। गाड़ोदिया स्टोर कांड, उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे ना, तो क्रांतिकारी लोगों ने पैसा जुटाने के लिए एक स्टोर में डकैती की थी। गाड़ोदिया स्टोर था इसका नाम, और ये वर्ष था 1930। 1930 में ये घटना हुई थी, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। और इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम था भवानी सिंह रावत। तो भवानी सिंह रावत का संबंध है इस घटना से, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की कुल कितनी किस्में प्राप्त होती हैं? यहाँ पे देखिए लगभग पूछा गया है, तो लगभग में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उत्तराखंड में लगभग और लगभग जड़ी बूटियों की जो किस्में पाई जाती हैं, प्रजातियाँ मिलती हैं, वो है 500 के आसपास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो देखिए नंदा राजा यात्रा एशिया की और उत्तराखंड की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा है
जो कि कांसुआ यानी कि नौटीग्राम चमोली से शुरू होती है और फाइनली कहाँ पे समाप्त होती है, होमकुंड में। ठीक है, माँ नंदा देवी की मायके से ससुराल तक की विदाई की पूरी ये यात्रा है। और इस यात्रा में जो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, चौसिंगिया मेलू रहता है या चौसिंगिया भेड़ होती है। यानी कि ये एक दैविक शक्ति हम बोल सकते हैं इसको, या हमारे देवी का चमत्कार बोल सकते हैं। जब भी प्रत्येक 12वें वर्ष में ये यात्रा आयोजित होती है तो इस क्षेत्र में, नौटी के आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं 4 सींगों वाला एक भेड़ जन्म लेता है। और ये 4 सींगों वाला भेड़ बहुत जरूरी है इस यात्रा के लिए। माँ नंदा देवी का पूरा साजो श्रृंगार इसी भेड़ पे रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ माँ की डोले जाती है, डोली या डोला जाता है, और छंतोलियाँ बनती है इसमें रिंगाल की, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और उत्तराखंड की एक प्रमुख देव यात्रा है ये, ध्यान रखेंगे, धार्मिक यात्रा है जिसकी लेंथ टोटल 280 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, 280 किलोमीटर की यात्रा है। और ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इसको आयोजित किया जाता है। और कहाँ पे आयोजित होती है, चमोली के नौटी गांव से ही होमकुंड तक। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है मित्रों, होमकुंड पहुंचने से पहले इसमें एक दर्रा आता है जो कि बहुत ही विषम दर्रा है, ज्यूंगराली दर्रा। ठीक है, तो ज्यूंगराली दर्रा किस यात्रा में प्रयुक्त होता है, तो ज्यूंगराली दर्रा हमारा नंदा राजात यात्रा में प्रयुक्त होता है। और ज्यूंगराली दर्रा किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ सकते हैं, तो ये हमारा चमोली जनपद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इस यात्रा के बारे में, तो अच्छे से अपनी बुक से इस यात्रा को आपने पढ़ लेना है। उत्तराखंड जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, या हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पे जो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स है, उसमें हमने बताया है उत्तराखंड की प्रमुख देव यात्राएं या धार्मिक यात्राएं, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज शब्दों में बहुत ही आसानी से पूरी यात्रा को आप याद कर सकते हैं। कैसे यात्रा शुरू होती है नौटी गांव से, फिर आगे बढ़ती है, इड़ा बधानी में सभी लोग फिर से मिलते हैं, यात्रा का स्वरूप बड़ा होते जाता है, धीरे 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 हमारे देखते हैं ना हम टोटल कितने दिनों की यात्रा है, कितने पड़ाव आते हैं इसमें, तो सभी चीज़ें हम देखते हैं इस पूरी यात्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा नंदा राजात यात्रा, यानी कि उत्तराखंड की और एशिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा है ये। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन दूसरा बन गया, देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए पैदल यात्रा तो पूछा है लेकिन धार्मिक नहीं पूछा है, या देव यात्रा नहीं पूछा है, या जात नहीं पूछा है। जात मतलब उत्तराखंड में होती है देव यात्रा, या जात्रा इसको बोलते हैं, मतलब देवों से संबंधित जो यात्रा होती है उसको जात्रा कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा पूछी गई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब बहुत से कैंडिडेट इसी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर देते हैं नंदा राजात यात्रा, लेकिन जो गलत है। यहाँ पर केवल यात्रा पूछी गई है पैदल यात्रा, तो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा। ये यात्रा शुरू होती है अस्कोट के पांगू गाँव से। अस्कोट आप पढ़ चुके हैं इतिहास में, अस्कोट जो है हमारा कत्यूरियों की एक शाखा चली गई थी ना, वहाँ पे पाल वंश का उदय हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद में है। तो यहीं पे अस्कोट से आगे धारचूला प्लेस पड़ता है, धारचूला में हमारा पांगू गांव है। पांगू गांव से लेकर उत्तरकाशी गांव के आराकोट तक, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद से उत्तरकाशी तक ये पैदल यात्रा जाती है। क्यों जाती है, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको बचाने के लिए, उनको बचाने की जागरूकता का संदेश देने के लिए इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है। इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है पहाड़ नामक संस्था के द्वारा। ठीक है, पहाड़ नामक संस्था इसको आयोजित करवाती है, जो कि नैनीताल में स्थित है। और पहाड़ नामक संस्था के जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर शेखर पाठक हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिल रहे हैं आपको। तो ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी सामाजिक जागरूकता वाली पैदल यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा, जिसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 1100 किलोमीटर की, जबकि नंदा देवी राजात केवल 280 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन वो सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। ठीक है, ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये हमारा सामाजिक जागरूकता से संबंधित एक यात्रा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राय बहादुर पातीराम ने किस पंवार शासक को गढ़पाल कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राय बहादुर पातीराम जी की एक बुक तो हमेशा पूछी जाती है, बहुत फेमस है, आयोग को बहुत पसंद है ये किताब, बार बार पूछ लेते हैं। गढ़वाल, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक किसकी है, तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक लिखी है राय बहादुर पातीराम ने लिखी है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और इन्हीं राय बहादुर पातीराम जी ने गढ़पाल की संज्ञा दी है हमारा अजयपाल को। ठीक है, अब क्यों दिया मैं ऊपर बता चुका हूँ। गढ़वाल का जो था एक बोल सकते हैं बहुत ही प्रतापी शासक रहा अजयपाल, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया। और गढ़वाल में देखा जाए तो बहुत सी इसको उपाधियाँ मिली है, गढ़वाल का अशोक, गढ़पाल, ठीक है, आदिनाथ, इसके साथ महात्मा,
बहुत से हमने देखा उपाधियाँ इसको प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आपको याद, नेपोलियन भी इसको बोला जाता है गढ़वाल का, क्योंकि हारा नहीं था कोई भी युद्ध, ठीक है। तो अजय पाल आपको याद रखना महत्वपूर्ण नाम है। गढ़पाल की संज्ञा किसने दी? राय बहादुर पातीराम जी ने। अगला देखिए, गर्भगृह, साल शिखर मंडप, गुंबदाकार शिखर और सिंहद्वार निम्न में से किस मंदिर की विशेषता है? तो इन विकल्पों में कौन सा ऐसा मंदिर है जिनमें ये चारों चीज़ पाई जाती है? गर्भगृह, जहाँ पे देवता की प्रतिमा वगैरह रखी जाती है। साल शिखर मंडप होता है, ठीक है। गुंबदाकार शिखर, यानी कि गुंबदाकार शिखर इस प्रकार का होता है, ये देखिए, ये हुआ गुंबदाकार शिखर हमारा, ठीक है, गुंबद के आकार का शिखर, ठीक है, ये होता है गुंबदाकार शिखर। तो बताइए इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका गुंबदाकार शिखर है? तो नो डाउट इसका आंसर है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर को देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था आयोग ने कौन सी शैली में, तो मुगल शैली दिया हुआ था, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, अपवाद है। बद्रीनाथ जो मंदिर है, देखिए, गर्भगृह भी है यहाँ पे, साल शिखर मंडप भी है, गुंबदाकार शिखर भी है, सिंहद्वार भी है, इसलिए इसको मिश्रित शैली में रखना उचित होता है। बद्रीनाथ जो मंदिर है, मिश्रित शैली का मंदिर इसको मानना उचित है। हालांकि बद्रीनाथ धाम देखिए बहुत प्राचीन एक धाम है। उत्तराखंड के जो ज़्यादा प्राचीन धाम है उनका हम देखते हैं जो शिखर होता है वो रेखा छत्रक शिखर होता है, जैसे कि केदारनाथ मंदिर का है, ठीक है, जैसे कि हमारे जागेश्वर के मंदिर हैं बहुत से, ठीक है, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, लगभग इसी प्रकार के मंदिर हैं ये सभी रेखा छत्रक। लेकिन केवल बद्रीनाथ को मॉडिफाई किया गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हालांकि मुगल शैली की हम बात करते हैं जब भी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर जो प्योर मुगल शैली में बना हुआ है, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जो पूरी तरह से मुगल शैली में बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है बाला सुंदरी मंदिर। कौन सा मंदिर है भैया? बाला सुंदरी मंदिर। कहाँ पे स्थित है? काशीपुर में। तो काशीपुर वाला बाला सुंदरी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है, ठीक है। मंदिरों की शैली आपको पता है, भारत में मंदिरों की 3 शैलियाँ प्रचलित है भारत में, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है। नागर शैली में अधिकांश उत्तर भारत के मंदिर आते हैं, द्रविड़ शैली में अधिकांश दक्षिण भारत के मंदिर आते हैं, विमान टाइप के मंदिर, और सी जो टाइप होता है मतलब बेसर शैली में इनका मिक्सर आता है। और उत्तराखंड के ज़्यादातर मंदिर भी नागर शैली के अंतर्गत ही उप शैलियों में विभाजित है, जैसे कि रेखा छत्रक शैली, इसके साथ साथ हमारा यामुन शैली, जैसे कि हमारा यामुन शैली में मिलता है हमको हनोल का मंदिर। उसके अलावा हमारी फासड़ा शैली है, ठीक है, बहुत सी शैली, वल्लभी प्रसाद शैली है। तो ये सब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की मंदिर शैली वाले टॉपिक में। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक मंदिर शैली वाला भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लास्ट कुछ एग्जामों में यूके ट्रिपल एससी ने ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंदिर की शैली कौन सी है, ठीक है। तो ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 20 मित्रों। यहाँ पर अगर आपने 15+ स्कोर किया है तो मान के चलिए आपकी उत्तराखंड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज हैं। बाकी सभी चीज़ें आपके आत्मविश्वास और आपके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसा करते हैं। ज़्यादा पढ़ने से भी नहीं होता है, काफ़ी लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि चुनिंदा टॉपिकों को लेकर, की पॉइंट्स को लेकर एग्जाम में बैठ जाना, लेकिन अपने अंदर के मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप कर देना कि ना आने वाले क्वेश्चन में भी तुक्का लगाया जाए तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। 1 डे एग्जाम में बोला जाए तो आपकी मेहनत और किस्मत दोनों का संयोग है ये, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, निश्चिंत रहें। बाकी मैंने बोल दिया, जिन लोगों का एग्ज़ाम है भैया 10 जनवरी को, फिर से बोल रहा हूँ 10 जनवरी को जिनका एग्ज़ाम है आबकारी प्रवर्तन का, यूके जीके टेस्ट सीरीज जितने भी पार्ट अभी तक हुए हैं, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जितने पार्ट भी अभी तक हुए हैं, इसके अलावा तीसरा जीके की टेस्ट सीरीज, लगभग 50 पार्ट वहाँ पे किए हमने जीके टेस्ट सीरीज में। रीजनिंग के जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको कीजिएगा, और साथ ही उत्तराखंड के वरियर्स टॉपिक और साथ ही कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज को भी ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। बाकी आप देखिए, मैं बोलना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। हमारी एप्लीकेशन पे हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज हैं, जो कि आबकारी सिपाही प्रवर्तन सिपाही एग्जाम से पहले आपको स्वयं को जांचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन टेस्ट सीरीजों को आप अटैम्प्ट कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करें। नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन के स्टोर में जाइए, स्टोर में आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स फॉर उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम दिख जाएगा। तो वहाँ से आपने क्या करना है, उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, बहुत हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। आपने इतनी स्टडी की है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लगभग 60 70 80 स्कोर कर रहे हैं, तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी है, ठीक है। नहीं तो अपना आकलन आप करेंगे कैसे?
तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम से पहले 1-2 हफ्ते पहले तो जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ लगाना है आपने, ठीक है। यही किसी भी एग्ज़ाम के कुशल रणनीति बोल सकते हैं हम। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें आप लोग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।